से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो है डिफरेंस जो ऑफ जो वैल्यूज थी वो भी हमें याद करनी है। हाँ जी, डिफरेंस तो ऑफ मतलब रेडियस वगैरह की जो वैल्यू है सब ग्रुप में पीरियड में। आपकी आवाज बेटे कम आ रही है, ऊंचा बोलें। सर जो रेडियस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह तो सब सारे ही एलिमेंट्स को तैयार करने हैं। नहीं बेटे, आपको उनका जस्ट ट्रेंड याद रखना पड़ेगा और मेजरली जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं उसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है ना, सेकंड ईयर के अंदर भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी दिया हुआ है, वहां से फिर आप इनकी वैल्यूज याद रखेंगे जो जो यूज हुए होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप अल्काइल ग्रुप हेलाइड ग्रुप की बात करते हैं तो अल्काइल हेलाइड वाले चैप्टर के अंदर इनकी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, तो आप वहां से उसको याद रखेंगे। सर जो भी टेबल है सारे जुबानी मेमोराइज करने, मतलब जैसे बॉन्ड एनर्जी के नीचे भी वो टेबल था। तौर पे इनके ट्रेंड, और क्योंकि हमेशा जो एक ट्रेंड है उसके अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी है तो फिर उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा होता है। जैसे अभी आपने बात की हैलोजेंस वाली, ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है। ऐसे ही अगर बात करें बॉन्ड एनर्जी की तो वो क्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा नहीं है। तो ऐसे और बहुत सी चीजें हैं जो आप एक नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा हटकर स्टडी करते हैं, तो इसलिए उनको और फिर आप साथ साथ देखते जाएंगे। जी सर बेटे। वो जो बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी के नीचे जो टेबल है उसमें वैल्यूज दी हुई हैं वो भी सब याद करनी है। हाँ जी, करनी है, अभी हम बॉन्ड एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसकी बेस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है, पोलर है, नॉन पोलर है या आयनिक इन नेचर है। तो अगर तो बेटे वो आपके पास 0% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो इट मींस वो आपके पास क्या होगा, प्योरली कोवलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है। प्योरली क्या होगा, कोवलेंट, यानी कि मैं लिखता हूं 100% क्या हो जाएगा, वो आपके पास कोवलेंट इन नेचर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 से लेकर 0.4 तक है तो फिर वो नॉन पोलर कोवलेंट होगा, और अगर तो वैल्यू इसकी 0.4 से लेकर 1.7 तक है तो फिर बेटे वो आपके पास पोलर में कंसीडर होगा। और स्टूडेंट्स अगर तो उसकी वैल्यू 1.7 से हायर है, मोर देन 1.7 है, तो बेटे वो फिर आपके पास क्या होगा, वो आयनिक में कंसीडर होगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है ये जरूरी नहीं है कि ये हर एक पे एप्लीकेबल हो, तो इसी बेस पर एक छोटी सी एमसीक्यू देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज not ionic in nature but according to condition it should be, ऐसे बना लें आप, according to condition it should be। अगर आप इस कंडीशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको आयनिक होना चाहिए लेकिन वो आयनिक नहीं होता। तो उसमें आप अगर देखें तो हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है और HF है। तो ये आपके पास अगर ऑप्शन है ए बी सी और डी में, तो अगर आप बेटे यहाँ पर देखें HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज्यादा है लेकिन फिर भी ये आपके पास आयनिक की नेचर नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने यही जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी थी, इसमें आपने बेटे सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को भी स्टडी किया, ठीक है। इसमें आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस किया और इसमें आपने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस किया, ठीक है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहा है तो उससे सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर दो दो कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो फिर वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और इससे थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो स्टूडेंट्स ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है या डबल इलेक्ट्रॉन की या ट्रिपल की, इसकी शेयरिंग की बेस पर इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, या इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बेस पर यहाँ पर मैं डिफरेंट ऑप्शंस लिखता हूं। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन आपके पास बेटे क्लोरीन है, क्रॉस 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 और क्रॉस, और इसी तरह से ये आपके पास है जी डॉट डॉट क्लोरीन डॉट डॉट एंड डॉट, ठीक है जी। बीटा ऑप्शन अगर आप यहाँ बना रहे हैं बेटे क्लोरीन है डॉट और यहाँ पे क्रॉस है बेटे क्रॉस 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 एंड क्रॉस, 4 ही ऑप्शन बना लिया आप यहाँ पर क्लोरीन डॉट 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 और डेल्टा ऑप्शन अगर आप बना रहे हैं यहाँ पर क्रॉस 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 क्रॉस
ओके, अब अगर आपके पास ये चार ऑप्शंस मौजूद हों और आपसे वो पूछ ले कि इनमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है इस सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछता है करेक्ट, आपने करेक्ट क्या बतानी है, रिप्रेजेंटेशन बतानी है किसके लिए। फर्स्ट अगर मैं पूछूं जी डॉट सिस्टम के लिए कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी जी, डॉट के लिए कौन सी होगी, पार्टिसिपेट कीजिएगा। बीटा बीटा ओके, इसमें डॉट हो और एक और सर, बात बीटा। जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड भी बने, आपने ये भी देख लेना है। जैसे यहाँ पर अगर दो बॉन्ड बनने हैं, फॉर एग्जांपल अगर दोनों ही डॉट होते तो दो बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते, तो इसलिए आप उस ऑप्शन पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी बेटे, आपके पास पूछा हुआ डॉट सिस्टम, तो चार ही ऑप्शन करेक्ट होगी, नॉट बीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि बेटे इसमें क्रॉस सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी होगी, तो क्रॉस किसमें आ रही है, तो इसमें डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी, ठीक है बेटे। और अगर इसी तरह से आपसे पूछे कि डॉट एंड क्रॉस सिस्टम में कौन सी होगी, तो फिर आप डॉट एंड क्रॉस को देखेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत वो जस्ट क्रॉस या डॉट का सिर्फ वर्ड सुनने के बाद वो डॉट एंड क्रॉस पे मूव कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। अगर डॉट सिर्फ पूछे तो फिर आप डॉट्स को देखेंगे, क्रॉस को देखें तो जस्ट क्रॉस को देखेंगे, डॉट एंड क्रॉस देखेगा तो कोई एक डॉट में होगा और दूसरा क्रॉस में होगा, वो कोई भी हो सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक जो है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका कोई कांसेप्ट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी डॉट एंड क्रॉस में, तो वो कौन सी होगी बेटे, वो आपके पास बीटा ऑप्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको भी मेमोराइज करेंगे कि ये आपके पास इस तरह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी सिंपल, मैं थोड़ा सा टाइम सेव करूंगा, बहुत कॉमन बातें हैं जिस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मौजूद हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जी बेटे वकार क्वेश्चन करें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक आपके पास डोनर होगा और एक आपके पास एक्सेप्टर होगा। डोनर किस चीज का होगा, लोन पेयर का, और एक्सेप्टर भी किसका होगा बेटे, लोन पेयर का। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा उसको आप एक्सेप्टर कहेंगे, और जो लोन पेयर को डोनेट कर देगा आप उसको डोनर कहेंगे, ठीक है बेटे। और इसकी बेस पर बहुत सी कॉमन एग्जांपल्स हैं, लाइक यहाँ पर मैं दो तीन कोट कर देता हूँ। BF3 है और NH3 है, तो इसमें NH3 जो है वो डोनर है जबकि BF3 क्या है, एक्सेप्टर है। तो बाज़ दफा वो कोई एग्जांपल देकर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताएं इसमें डोनर कौन है और इसमें एक्सेप्टर कौन है, ठीक है। इसकी बेस पर मैं आपसे एक MCQ भी शेयर करूंगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं वाटर लिख देता हूँ और H पॉजिटिव, तो ये भी आपके पास जो इसमें बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इसी तरह से अमोनिया है और इसका भी H पॉजिटिव, क्योंकि अमोनिया में क्या होते हैं, लोन पेयर्स मौजूद है। तो ये तीनों एग्जांपल जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। जी बेटे वकार करें क्वेश्चन। Sir, what's the difference between the X system and the dot system, the cross and dot system? डॉट सिस्टम में जस्ट डॉट होंगे। देखो मैंने चार ही ऑप्शन कहा, इसमें जो भी बॉन्ड बन रहा है वो जस्ट डॉट बेस पे है। क्रॉस पे क्या है, जस्ट क्रॉस बेस्ड है। और डॉट एंड क्रॉस पे क्या है, एक पे क्रॉस होगा और एक पे डॉट होगा, ठीक है। So the only difference is one is a dot and one's a cross. क्या बेटे, The only difference is that one's a dot and one's a cross. There's nothing else that's different about them. हाँ, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, किसी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि किसको डॉट होगा किसको क्रॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी बेटा हुरिया क्वेश्चन करें। सर हमारी बुक पे लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होगा तब आयोनिक और पोलर दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशंस होंगी, लाइक 50-50 होंगी। अगर तो 1.7 डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमें कहा है कि 1.4 से 1.6 तक आप पोलर कंसीडर करें, 1.7 पे 50-50, तो आपने यहाँ पे 1.7 पे पोलर कैसे, मतलब ओके ये देखो 0.4 से लेकर 1.7 तक वो पोलर कंसीडर हो सकता है, ठीक है। अब पोलर का मतलब देखें, कोवेलेंट का मतलब ये नहीं है कि वो 100% कोवेलेंट है। डेफिनेट सी बात है कि अगर वो पोलर है इट मींस कि उसमें वो 100% तो है नहीं कोवेलेंट, बाकी कौन सा कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। सर वाटर जो है वो पोलर है लेकिन वो 100% कोवलेंट होता है, तो मतलब उसमें तो कोई नहीं आयोनिक की बात करते हम। नहीं, मैंने आपको पहले बोला कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बेस पर आप 100% किसी को आयनिक या कोवेलेंट नहीं कह सकते। अभी जो नीचे एग्जांपल देखें यही कोड की है, अगर देखा जाए तो इसमें तो 1.7 से ज्यादा है लेकिन ये आयनिक नहीं है। तो ये कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि आप इसकी बेस पर प्रेडिक्ट कर सकें कि ये पोलर है तो इट मीन पोलर ही होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने खुद भी अभी एग्जांपल बोली वाटर वाली, तो ये रूल ऑफ थंब नहीं है, जस्ट ये एक वैल्यूज हैं जो आप मेमोराइज करेंगे बस, ठीक है। यस सर, ओके सर।
अच्छा नेक्स्ट सर ये आपने एमसीक्यू सर एक्सक्यूज मी सर ये जो आपने एमसीक्यूज करवाया विच ऑफ द फॉलोइंग आई नीड कंडीशंस वाला, ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं सुन नहीं पाई। देखिए सर एचएफ ये में जो सुन ले, एचएफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, अगर मोर देन 1.7 हो तो बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक। तो ये फिर भी क्या होता है, ये कोवलेंट होता है, आयनिक नहीं होता। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयनिक, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट शुड बी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये आयनिक नहीं होता। ठीक है, ये मैंने बात बोली। ओके सर। अच्छा जी सर ये सिर्फ एक्सेप्शन ये हाइड्रोजन फ्लोराइड की याद रखनी है, बाकियों की भी रखनी है? बाकियों में भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। हम और भी तो सर कौन सी याद रखनी है एक्सेप्शंस? वाटर बबल भी एक्सेप्शन है, इसके अलावा भी मौजूद है। तो मोस्टली एचएफ वाला बहुत कॉमन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे फ्लोरीन 4 है और हाइड्रोजन 2.1 है, तो डिफरेंस देखिए 1.9 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो मोस्टली इन्हीं केसेस के अंदर। अच्छा बेटे थोड़ा सा सर कोई कंपाउंड कोवलेंट 100% हो सकता है? नहीं बेटा 100% कोई नहीं हो सकता, वो भी हमने पढ़ा। लेकिन एलएमएस पे क्वेश्चन था, उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस तरह का। तो ऑप्शन में उधर था कोवलेंट 100%। क्या एलएमएस पे क्वेश्चन था, उसमें ऐसे ही ऑप्शन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 100% आयनिक, 100% कोवलेंट, 50% आयनिक, 50% कोवलेंट। तो उसमें 100% कोवलेंट मार्क हुआ था। तो 100% कोवलेंट मार्क हुआ ना बेटे, आयनिक तो नहीं ना। नहीं 50% आयनिक और 50% कोवलेंट तो हो सकता है ना। तो 100% देखिए 100% को उन्होंने पूछा है which one is correct। अब जरूरी नहीं है कि कोई 50% कोवलेंट ही हो, 50% इस नेचर में हो, ऐसा भी नहीं है ना। ओके सर ठीक है। अच्छा जी बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे लेकिन सर उसी लॉजिक से जरूरी तो नहीं कि 100% कोवलेंट भी हो। असल में मुझे स्टेटमेंट जो एलएमएस की होती है मेरे पास, वो जस्ट ओरल स्टेटमेंट आती हैं। कुछ चीजें रिटन फॉर्म में हो तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है मैं प्रोवाइड कर सकूं। मैंने पहले भी कहा था मैं लाइव सपोर्ट पे भी बैठता हूं, सुने मेरी बात, मैं लाइव सपोर्ट पे भी मौजूद होता हूं। एलएमएस की क्वेश्चंस अगर आप वहां पे करें वो ज्यादा बेहतर भी है। मेरी भी वहां पर 2 घंटे की ड्यूटी है, मैं वहां पर 2 घंटे लाइव सपोर्ट पे बैठता हूं। ठीक है, तो कोशिश किया करें यहाँ के क्वेश्चन में से यहाँ पूछा करें, एलएमएस वाले लाइव सपोर्ट पे पूछ लिया करें। ठीक है, उसकी रीजन तो है हमारा बेटा हमारा टॉपिक यहाँ पे मिस हो जाता है फिर। ठीक है, अभी आप ये देखें हमने 2 दिनों में ये चैप्टर वाइंड अप करना था, तो आप क्या समझते हैं कि आज वाइंड अप हो जाएगा फिर ऐसे? तो इसलिए कोशिश करें जो एलएमएस वाली एग्जैक्ट स्टेटमेंट है बेशक वो स्क्रीनशॉट लेकर वहां शेयर कर दिया करें, तो वहां पर मैं और मेरे डिपार्टमेंट्स के ही लोग हम वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो उसमें घंटे घंटे की ड्यूटीज होती हैं, वो ड्यूटी रोस्टर्स के अकॉर्डिंग वेरिएशंस भी होती हैं। ठीक है, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ लाइव स्पॉट पे, तो इसलिए बाकी टीचर्स भी वहां पर मौजूद होंगे। ठीक है, नहीं वेरी करती है बेटे, जैसे आज मेरा एक और लेक्चर आपकी क्लास के साथ है। ठीक है, इसी तरह से और भी मल्टीपल टाइप्स की हैं, और भी लेक्चर्स हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइमिंग होगी उसमें कौन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अच्छा जी, अब मैंने एक हमारा और लेक्चर भी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सुनने मेरी बात। बायो वाला लेक्चर भी इंशाल्लाह आज मैं लूंगा आपका केमिस्ट्री का, उसमें इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे यूनिट नंबर 6 की। ठीक है, तो अभी बहुत हमने अच्छी चीजें स्टडी करनी है, तो काइंडली इसे थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस कर रहे थे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक आपके पास लोन पेयर एक्सेप्टर होगा और एक लोन पेयर डोनर होगा। ठीक है, अच्छा इसे हम थोड़ा सा आगे भी मूव करते हैं। आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, लेविस एसिड लेविस बेस कौन होगा। ठीक है जी, लेविस एसिड कौन सा हो सकता है, डोनर या एक्सेप्टर? जी सर एक्सेप्टर। ओके, तो आप इसको लेविस एसिड या लेविस बेस की बेस पर भी बातें कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्टर होगा आप उसको क्या कहते हैं, लेविस एसिड, और जो डोनर होता है आप उसको लेविस बेस बोल सकते हैं। ठीक है बेटे, अच्छा जी थोड़ा सा आगे हम देखें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि कैलकुलेट कोवेलेंट कैरेक्टर, और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपसे पूछ ले जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कैरेक्टर, आपने ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। जो आपको ऑप्शन है उसने बोला जी किसके अंदर, अमोनियम के अंदर। किसके अंदर जी, अमोनियम के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने देख लेना है अमोनियम के अंदर टोटल कितने बॉन्ड्स हैं। टोटल बेटे 4 बॉन्ड्स हैं। कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं। तो अगर तो आप कोवेलेंट की बात कर रहे हैं
तो 3 कोवेलेंट है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, ठीक है, 3 कोवेलेंट है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। तो अगर आपने कोवेलेंट फैक्टर निकालना है तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और अगर आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट निकालना है तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। इट मींस जो कोऑर्डिनेट है वो कितने परसेंट हो जाएगा, 70, अगर आप देखिए 1/4 है 25%, और कोवेलेंट फैक्टर कितना हो जाएगा 25%। तो इससे रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे सकता है, ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल 100% है, 75% है, 50% है, 25% है। ये मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपको वो दे दे तो आपसे पूछ ले बताएं कि कोवेलेंट फैक्टर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 75%। अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट देखें तो वो डेल्टा ऑप्शन 25% होगा। नेक्स्ट देखें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता हूं, BF3 NH3 है या वाटर है, H है, इसी से रिलेटेड कि अगर मैं कहूं कि बताएं कि बोरोन का कौन सा सबशेल नाइट्रोजन से लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, विच सबशेल ऑफ बोरॉन, विच सबशेल ऑफ बोरॉन, ये देख लीजिए, विच सबशेल ऑफ बोरॉन एक्सेप्ट जी बेटे लॉन पेयर फ्रॉम अमोनिया। जी बेटे, तो आप क्या इसका आंसर करेंगे अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो? पी सबशन पी सबशन 2s है, 3s है, 2p है, 3p है, तो कौन सा होगा बेटे इसमें? आपने ये देखना है कि कौन से वाला इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, तो बेटे वो 2p इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे बेटे, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 5 होती है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो वैलेंस शेल कौन सा है, 2p है, तो इसी में एक्सेप्ट होंगे ना, तो 2p करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा ऑप्शन है H2SO4, बीटा ऑप्शन आप रख लें मीथेन, चार्ली ऑप्शन आप रख लें अमोनियम क्लोराइड, और इसी तरह से डेल्टा ऑप्शन भी आप कोई रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम साइनाइड रख, ठीक है। आप बताएं इनमें कौन सा ऐसा है जिसमें ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन मौजूद है? चार्ली अमोनियम क्लोराइड, चार्ली अमोनियम क्लोराइड ओके, सल्फ्यूरिक एसिड में अमोनियम शाबाश, सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन सा हो सकता है? कोवलेंट एंड आयनिक आयनिक, आयनिक हो सकता है, कोवलेंट भी कोवलेंट प्लस कोवलेंट होगा, और डेटिव भी हो सकता है। हाँ, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को H पॉजिटिव है ना, तो हाइड्रोजन को डेटिव यानी लॉन पर डोनेट कर सकता है। मीथेन में कौन से होंगे? पहले वाला कौन सा आपने लिखे है? H2SO4 लिखे है। H2SO4 जी। तो सर इसमें आयनिक नहीं होगा, H प्लस हो जाए तो SO4 2 माइनस। हाइड्रोडायनिक नहीं, हाइड्रोडायनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता ना, इसके बाकी मेंबर्स ग्रुप 1 वाले कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कॉपर सल्फेट है वो आयनिक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये डेटिव कोवलेंट होगा इसमें, और कोवलेंट होगा। मीथेन में कौन सा होगा बच्चे? कोवलेंट कोवलेंट ओके, अमोनियम क्लोराइड में देखें, पहले अमोनिया, अमोनिया से अमोनियम कोऑर्डिनेट, अमोनियम इटसेल्फ क्या है, अमोनिया में कोवलेंट, और अमोनियम और क्लोरीन का, तो इसमें तीनों ही बॉन्ड बनेंगे। मैं इसको इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर देखिए जस्ट बेटे, NH3 में क्या है, कोवलेंट, ओके, और NH4 जब बनता है पॉजिटिव तो इसमें डेटिव आ जाता है, डेटिव कोवलेंट, और अगर आप फिर अमोनियम और क्लोराइड को देखें तो इसमें फिर आयनिक भी आ जाता है, तो इसलिए इसमें तीनों तरह के बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। जहां तक हमने आज इसको डिस्कस किया, इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। सर ये KCl में जस्ट आयनिक होगा या मतलब कोवलेंट भी होगा? कोवलेंट भी होगा, कोवलेंट भी होगा बेटे, ठीक है, ये कोवलेंट भी है और ये आयनिक भी है, तो आयनिक प्लस कोवलेंट होगा। और सिर्फ डेटिव कोवलेंट भी होगा या क्या ऐसे मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी होगा? कहां पर होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? नहीं, कोऑर्डिनेट KCl में नहीं होगा बेटे, नहीं हो सकता। सर H2SO4 में कितने कौन से बॉन्ड होंगे? H2SO4 में बेटे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, और उनमें ऑक्सीजन जो है वो लॉन पे डोनेट करके, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको आयनाइज फॉर्म में लिखते हैं ना, H पॉजिटिव, मोस्टली बच्चे जैसे कहते हैं जी आयनिक हो सकता है, तो आयनिक नहीं हो सकता, क्योंकि H पॉजिटिव जो है
हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, तो ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें डेटिव भी हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पे H को या H पॉजिटिव को डोनेट कर दे, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और कोवलेंट भी हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बात कर रहा हूं। सर जो HCl होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? HCl पोलर होगा, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा जी। ओके, नेक्स्ट हम अब बात करते हैं जो फर्दर हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बेटे, वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करूंगा, मेंशन नहीं करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशंस हैं उसको राइट करेंगे, उसकी शेप्स, ज्योमेट्री और इनको हम सीखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चे वेस्पर थ्योरी में देखिएगा, वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है आपको कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं। क्या होता है बेटे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दो टाइप्स के हो सकते हैं, वो आपके पास बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, वो आपके पास लॉन पेयर भी हो सकता है, ठीक है बेटे। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर ये जो लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपको बेसिकली शेप और ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा। तो बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन व्हिच बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर आर पार्टिसिपेट फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर है, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, ताकि इनमें आपस में कोई भी रिपल्शंस ना हो। यानी रिपल्शंस को मिनिमम करने के लिए ये सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से अरेंज करेंगे अपने आप को कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। ये दूसरा पोस्टुलेट था रिपल्शन वाला। थर्ड पॉइंट ये था जो इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला ये है कि दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं किस पर्पस के लिए बेटे, ज्योमेट्री के लिए। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि वो अपने आप को अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट बेस है अराउंड द सेंट्रल एटम। किस तरह से अरेंज करेंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद होंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो लॉन पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की, और वो ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ बॉन्ड पेयर की। और इसी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर है इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, लॉन पेयर बेसिकली सिंगल न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होता है, जबकि बॉन्ड पेयर जो है वो बेसिकली आपके पास डबल या मैं टू न्यूक्लियस का होल्ड कह सकता हूं। इस पे बेसिकली क्या होता है, टू न्यूक्लियस का होल्ड होता है। बॉन्ड पेयर दो एटम्स के दरमियान में बनता है, तो इसलिए इस पे दो न्यूक्लियस का होल्ड होता है, और लॉन पेयर पे एक का होता है। सो दैट्स व्हाई लॉन पेयर की जो रिपल्शन होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उस पे अट्रैक्शन कम है, वो इजीली मूव कर सकता है, इजीली रिपल्शन काज कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन के लिए जहां कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, जहां पर क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, उनको हम अज्यूम करेंगे कि वो क्या है, जस्ट लाइक ए सिंगल बॉन्ड, जस्ट ओनली फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिख रहा हूं। अदरवाइज मल्टीपल बॉन्ड हमेशा मल्टीपल बॉन्ड ही कंसीडर होगा, लेकिन ज्योमेट्री के लिए हम इसको अज्यूम करेंगे कि वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसी की बेस पर हम थोड़ी सी बातें यहाँ पर करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, जिसमें AB2 है, AB3 है, AB4 है। हमने इन्हीं को पढ़ना है। वैसे तो AB9 तक टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें AB2 है, AB3 है और AB4 है। तो इसमें सबसे पहले बेटे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी टाइप क्या है। नेक्स्ट हम जो कॉलम बना लेंगे उसमें लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, ओके। और फिर हम इसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मीन इसमें बेटे तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे, मींस बॉन्ड पेयर भी और लॉन पेयर भी। लेकिन इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं जस्ट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। वो क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और बेटे ये जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है बेसिकली ये शेप
को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हम नॉर्मली जब जहां पर शेप का वर्ड देखेंगे तो इट मींस उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, और जहां ज्योमेट्री लिखा होगा इट मींस वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है। ठीक है, ये दो टर्म्स मोस्टली यूज होती है, शेप और नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के लिए हम ज्योमेट्री की टर्म यूज करते हैं। ठीक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लिख दे तो वेल एंड गुड है, फिर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेंगे इनके बॉन्ड एंगल्स की, और फिर लास्ट पे इनकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो इन्हीं की बेस पर ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके पास। ओके जी बेटे, तो इसमें जो टाइप है वो देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है AB2। AB2 का मतलब क्या है कि इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पर पहले मैं टोटल लिखूंगा, उसके बाद बेटे मैं बॉन्ड पेयर मैंने उसको BP से रिप्रेजेंट कर दिया और LP मींस लॉन पेयर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। वेरी नेक्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन T लिख देता हूँ जी, या टोटल लिख देता हूँ। तो टोटल आपके पास बेटे 2 है, जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 ही बॉन्ड पेयर है, तो लॉन पेयर क्या है? 0। इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो आपका ज्योमेट्री होगी इसमें बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों इंक्लूडेड होंगे। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूंगा तो इसका मतलब है जस्ट इसमें बॉन्ड पेयर ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है बेटे, इन अदर वे अगर आप यहां लॉन पेयर की वैल्यू 0 पुट कर दें, अगर लॉन पेयर कितना हो बेटे? 0 हो जाए, तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएंगी? सेम। तो अगर तो लॉन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगी? सेम। तो पहले ही केस देखें जहां पर लॉन पेयर 0 है तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो इसकी शेप होगी। इसकी ज्योमेट्री है बेटे लीनियर, और लीनियर इसकी क्या है? आपके पास शेप होगी। बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का। एग्जांपल्स में आप मल्टीपल एग्जांपल कोड कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, कार्बन डाई है, कार्बन डाइसल्फाइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, एक्सेट्रा। ये तमाम एग्जांपल इसी में आप कोड कर सकते हैं। कार्बन डाई और कार्बन डाइसल्फाइड भी इसी में इंक्लूडेड है। इसमें जो सेकंड टाइप है बेटे वो है AB3। AB3 में 2 टाइप्स हैं फर्दर, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने होंगे बेटे? 3। अब इसमें 2 टाइप्स हैं। एक टाइप में आपके पास जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है, लॉन पेयर 0 है, जबकि दूसरी वाली में 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है। इसको कुछ बुक्स में इस वाली टाइप को AB2E भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपने परेशानी होना, AB2E का मतलब कि उसमें 1 लॉन पेयर मौजूद है। इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो तो दोनों की सेम ही आएगी, चाहे वो AB3 है या AB2E है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर पे। तो बेटे वो आपके पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर आप इसकी शेप देखें तो शेप दोनों की डिफरेंट होगी। अगर तो लॉन पेयर 0 है, लॉन पेयर 0 है, तो बेटे जो ज्योमेट्री है वही शेप है, यानी कि क्या होगी बेटे? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, जिसमें एक लॉन पेयर मौजूद होगा, तो ये आपके पास बेड शेप में या एंगुलर शेप के अंदर इसकी शेप होगी। ठीक है, और एंगल्स की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइगोनल जो सिंपल है उसकी 120 डिग्री होगी, और इसमें लॉन पेयर्स मौजूद होंगे वो बेसिकली लेस देन 120 डिग्री होगा। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं BF3 है, BCl3 है, SO3 है, कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, ये इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगे। और अगर आप बात करते हैं इसमें एक लॉन पेयर मौजूद है तो वेरी कॉमन एग्जांपल SnCl2 है, और SO2 भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो इस तरह की एग्जांपल आप यहां पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास AB4 टाइप है।
AB4, जिसमें फर्दर आगे आपके पास 3 टाइप्स मौजूद हैं। टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बेटे कितने हैं 4। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं आपके पास 4, और इसमें आगे 3 केसेस हैं, यहां पर मैं राइट करता हूं जी। 4 के 4 ही बॉन्ड पेयर होंगे तो लॉन पेयर 0 होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो 1 लॉन पेयर होगा, और अगर तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो 2 लॉन पेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं, इनको हम देखते हैं बारी बारी। अगर तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो वो आपके पास क्या होगी, टेट्राहीड्रल होगी। टेट्राहीड्रल इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी, और इसमें फिर आगे फर्दर 3 केसेस होंगे। अगर तो आपके पास नॉन पेयर 0 है तो इट मींस इसकी शेप भी वही होगी जो इसकी ज्योमेट्री होगी। तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहीड्रल। और अगर एक नॉन पेयर मौजूद होगा तो फिर क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। और अगर तो 2 नॉन पेयर्स होंगे तो फिर ये बेड या बेटे एंगुलर शेप में होगा। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये 109.5 डिग्री है, ये भी लेस होगा, ये भी क्या होगा, लेस होगा। बेटे माइक ऑफ करें प्लीज अपना, सालिया बेटे माइक ऑफ करें। इनकी जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स में आप अगर देखें तो जो टेट्राहीड्रल है इसमें आप मेंशन कर सकते हैं मीथेन, वेरी सिंपल। आप यहां पर सल्फेट को पुट कर सकते हैं, अमोनियम को लिख सकते हैं, फॉस्फेट को मेंशन कर सकते हैं। और जो ट्राइगोनल पिरामिडल की फॉर्म में है उसमें आप NH3 लिख सकते हैं, PH3 लिख सकते हैं, ये दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। और अगर तो वो बेंड शेप में है तो इसमें कॉमनली H2O है, H2S है, NH2 नेगेटिव, ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने ओवरऑल इसकी जो शेप और ज्योमेट्री से रिलेटेड बातें लिखी है, इसमें कुछ और हम एडिशन कर लेते हैं। सर AB2 की एग्जांपल्स आप रीड कर देंगे, टाइम नहीं दे रही। AB2 की सर AB2 बेरिलियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कार्बन डाई है, कार्बन डाइसल्फाइड है। ठीक है, ओके, बाकी आप देख लें बुक में और भी एग्जांपल्स ने कोड की हुई है। अच्छा बेटे, जैसे मैंने यहां पर AB2E लिखा तो अगर तो इसमें एक लॉन पेयर है तो ये लिखा जाएगा AB3E, और अगर 2 हैं तो AB2E2 मेंशन किया जाएगा। ठीक है, ये भी आप बात याद रखेंगे। इसमें और सीख लें, अगर तो हम कहते हैं रिपल्शन ज्यादा है तो बेटे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। इट मींस क्या रिलेशन होगा इनका, इनवर्स रिलेशन होगा। ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जितनी रिपल्शन ज्यादा है उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसी की बेस पर अगर मैं एक एमसीक्यू शेयर करूं आपके साथ, यहां पर अल्फा ऑप्शन है H2O, बीटा ऑप्शन है H2S, चार्ली ऑप्शन है अमोनिया, और डेल्टा ऑप्शन है बेटे मीथेन। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस यहां पर गिवन है। आपसे पूछ ले मिनिमम और मैक्सिमम, क्या चीजें, मिनिमम बीटा मिनिमम रिपल्शन किसमें, बॉन्ड एंगल, और मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका है। इसी तरह से मैक्सिमम रिपल्शन और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। जी अब बताइएगा मिनिमम रिपल्शन किसमें होगी इन तमाम केसेस के अंदर, अगर आप देखें डेल्टा तो जिसमें मीथेन में होंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन सबसे कम होगी, तो इसमें जो मिनिमम रिपल्शन होगी वो कौन सी होगी, डेल्टा। ओके, तो मिनिमम बॉन्ड एंगल किसमें होगा, बीटा। यहाँ पर 2 केसेस हैं, वाटर भी है, H2S भी है, बट इसमें जो ऑप्शन होगी वो बीटा होगी। उसकी रीजन सुन लें, क्योंकि H2S और H2O में दोनों में लॉन पेयर जो है वो सेम है, तो फिर लॉन पेयर वाला कैरेक्टर तो पीछे कर देंगे। नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे वो कौन सा है, वो है बेटा इनका साइज।
वो क्या इनका साइज, सल्फर का साइज बड़ा होता है, सो दैट्स व्हाई इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर ऑफ वाटर। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं इनके साथ मेंशन भी कर देता हूँ, वाटर का बेटा होता है 104.5, H2S का होता है बेटा आपके पास 92। ये बात आप याद रखें, ये दो इस तरह से याद रखें। ऐसे जैसे NH3 P3 लिखा हुआ है, यहाँ पर NF3 भी आता है, NCl3 भी आता है, NI3 भी आता है, मैं इनको भी डिस्कस करूंगा अभी। तो यहाँ तक देखें। नेक्स्ट मैक्सिमम रिपल्शन किसमें होगी, बीटा। वेरी गुड, शाबाश, बीटा। और सबसे कम रिपल्शन किसमें होगी, सॉरी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, बॉन्ड एंगल डेल्टा। NH3 का तो 109 होगा ना, 107 होगा, कितना होगा, 107। इसी की बेस पर जरा मैं और एमसीक्यू शेयर करता हूं ताकि ये चीजें हमारी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ जी NCl3 है, या मैं कॉमन जो बहुत कॉमन यूज होते हैं वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। लाइक वाटर का होता है 104.5, जबकि H2S का होता है 92 डिग्री, यानी H2S ज्यादा होता है। ऐसे ही बेटे NF3 का होता है 102.5 डिग्री, इसका एंगल, सॉरी ये एंगल के लिहाज से लिख रहा हूँ। और अगर आप बात करें NH3 की तो वो बेटे होता है 107.5 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं PH3 और NH3 दोनों में एक एक लॉन पेयर मौजूद है, तो PH3 जो है इसका होगा आपके पास 107.5 और ये लेस देन 107.5 होगा, लेस देन 107.5 डिग्री इसका एग्जैक्ट। सर H2 के केस में रिपल्शन हमारी कम होती है? नहीं बेटे, देखिए इसमें भी दो लॉन पेयर है, इसमें भी दो, लेकिन अब यहाँ पर साइज का फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, सल्फर का साइज साइज का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, साइज का फैक्टर एंगल पे कैसे इफेक्ट करता है? सुनिए, जितना साइज बड़ा होगा, जितना साइज लार्ज होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी, ऐसे ही है। और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी वो रिपल्शन ज्यादा लगा सकते हैं ना, वो न्यूक्लियस से उतना दूर होगा उतनी रिपल्शन ज्यादा एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखें, यही बात फास्फोरस वाले केस में भी है। नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही ग्रुप से है, लेकिन फास्फोरस का साइज बड़ा है इसलिए उसका एंगल 107 से कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही 107 हो सकता। इवन दोनों के अंदर लॉन पेयर्स क्या है, सेम है। ये देखिए अल्फा ऑप्शन है NCl3, बीटा ऑप्शन है Ni3, चार्ली ऑप्शन बना दी NBr3। फॉर एग्जांपल आप बताएं इसमें जो मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका है, ऐसा बता दें मिनिमम बॉन्ड एंगल जिसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। शाबाश, देखें बीटा। 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 और बताएं, शाबाश। सर सेंट्रल मेटल एटम तो सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, बीटा होगा। सर आयोडीन का साइज बड़ा होता है ना। आप सुन ले, आपने याद क्या रखना है, जो नेबरिंग है अगर तो सेंट्रल एटम सेम है, इसमें क्या है सेंट्रल एटम सेम है, और नेबरिंग अगर आप एटम देखें उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें रिपल्शन ज्यादा होगी, और अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो आप बताएं नेबरिंग में क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटे, क्लोरीन की। तो क्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल कम होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। ओके, यही बात। तो ये फैक्टर हमने उसमें H2 में क्यों नहीं लगाया? H2 रेज़ टू S में O की ज्यादा नहीं नेगेटिविटी? ओके, उसमें साइज बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है। जैसे आपने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, याद है भाई? तो जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखना, ये देखना होता है कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो रहा है उस केस के अकॉर्डिंग।
वहां पर तो सल्फर सर का साइज Cl और I3 में साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है Cl और I के अंदर? Cl और, लेकिन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। हाइड्रोजन से भी वो हाइड्रोजन के इक्वल है 2.1 है, तो इसलिए यहाँ पर फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस आ जाता है। जैसे NF3 में आया, ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस था, ठीक है। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है। कुछ चीजें ये हैं जो हम देखते भी हैं कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थर्मोडायनामिक के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, लेकिन बाद में देखें तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल देख लेते हैं। उससे नीचे आए तो वहां पर तो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बल्कि किसको देख लेते हैं, साइज को। टेलेरियम का साइज बड़ा होता है तो वो फिर इसके बाद आ जाता है, एंड में H2S आता है। तो देखना होता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल का इन्वर्स रिलेशन होगा। इलेक्ट्रो नहीं, ये देखिए मैंने इसलिए राइट अप किया, ये नेबरिंग के लिए बात कर रहा हूं। सर मैं नेबरिंग की बात कर रही हूँ, मतलब अगर सेम हो और नेबरिंग में चेंज होता रहे मेथड, अगर नेबरिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ये मैंने बात सर देखिए रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा ना। तो ये नहीं समझ आ रहा पॉइंट, सर ये आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए यहाँ पर नॉन पेयर आते हैं ना तो रिपल्शन ज्यादा हो जाती है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, लेस देन 109। ये कितना होता है तकरीबन, ये होता है आपके पास 107.5 डिग्री, और इसमें आ जाए तो ये आपके पास नॉर्मली 1 पॉइंट इसके करीब होता है। लेकिन मैंने इसके लिए जो वर्ड यूज किया वो लेस देन 109, क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं, हर एक का 104 नहीं ना होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा लेस देन, और इसके लिए क्या लिखा लेस देन 109.5। सर ठीक है, समझ आ गया। अच्छा देखिए एक और एमसीक्यू देखिए, ए ऑप्शन देखें, मीथेन है और साथ में है अमोनिया। बीटा ऑप्शन है SnCl2 और वाटर। चार्ली ऑप्शन है, आप बना लें यहां पर फॉर एग्जांपल जी अमोनिया और SO3, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास BF3 और BF4 माइनस, ठीक है। ओके, इसमें बताएं कि किस पेयर की शेप सेम है। बीटा, दोनों बैंड है जी लेंथ होगी दोनों में। सर बीटा की। आप देखिए इसको, सभी लोग इसको देखें, पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास बीटा होगा। दोनों का बेंड स्ट्रक्चर होगा। ये देखें यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर वाटर आपको मिलेगा बेंड स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर आपको SnCl2 भी है, SO2 भी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आपने देखने हैं कि जिसमें ज्योमेट्री और हाँ जी सर ये शेप और ज्योमेट्री अक्सर कंफ्यूज करती है ना, वहाँ पे मेंशन नहीं होता, तो फिर हम शेप में हम लोन पेयर को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ ज्योमेट्री में ही लोन नहीं करेंगे, सिर्फ ज्योमेट्री में काउंट होगा। शेप में सिर्फ स्ट्रक्चर बताएंगे कि बैंड है या फिर बी शेप है। बिल्कुल शेप में आपने बातें बतानी है, ठीक है। आपकी बुक में कहीं पर ना मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को शेप नहीं लिखा हुआ, लेकिन MD-CAT के अंदर, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को शेप कंसीडर करता है, ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है उसकी बेसिकली शेप ही होती है। तो इसमें ओके सर ठीक है। which pair have same shape, तो करेक्ट ऑप्शन बना आपके पास बीटा। अच्छा आपको इनकी शेप भी पता होनी चाहिए। बाज़ दफा वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि बताएं कि इनमें से, फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि इनमें से बताएं, अब इसमें तो नहीं वो ऑप्शन बन रहा, या इसका अगर मैं बना दूं which of the following represent the band structure या बेंड शेप, तो फिर भी वो बीटा ऑप्शन बनेगा, यानी वो स्टेटमेंट की वेरिएशन कर सकता है। सर अच्छा अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो ए ऑप्शन ठीक है ना? ज्योमेट्री अगर पूछते हैं, यस डेफिनेटली, वेरी गुड, ज्योमेट्री पूछेगा तो फिर ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, अच्छा बेटे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम।
अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप अमोनिया के अंदर कोई एसिड डाल दें, क्या डाल दें? एसिड, H पॉजिटिव आयन, बन जाएगा अमोनियम। क्या बन जाएगा? अमोनियम। मुझे बताएं इसका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा या अलग होगा? 109 बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेरी गुड। कितने डिग्री बढ़ सकता है, क्या ये भी बता सकते हैं? 2 डिग्री बढ़ेगा, 109.5 हो जाएगा। 2 डिग्री बढ़ जाएगा। ओके, इट मींस कि आपको ये बातें जो है वो समझ आ गई हैं। हम इसे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब बेटे सर जी बच्चे। सर जो SO3 है उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेंड एंगुलर है या ट्राइगोनल प्लेनर है? SO3 ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर में जाएगा ना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, कोई लोन पेयर नहीं होता। सल्फर 6 है ना, ग्रुप नंबर देखें, जितने बॉन्ड बनाए हैं वो देख लें। अगर तो सेम बॉन्ड है जितना ग्रुप नंबर है तो नो लोन पेयर। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा बेटे आगे मूव करने जा रहे हैं, जिसमें हम वीपीटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 12 मिनट्स हमारे पास बाकी है उसमें छोटा सा पार्ट है वीपीटी का, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीपीटी बेसिकली क्या बताता है? वेस्पर का जो ड्रॉबैक था वो यही था कि वेस्पर में आपको शेप बताई, आपको बॉन्ड एंगल्स बताए, लेकिन इसमें आपको बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बताई। तो इसलिए फिर हम वीपीटी को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम ही क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बॉन्ड फॉर्मेशन बताएगा, और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो नॉर्मली आपके पास कौन सी है जी? या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये सिंपल सा ही है, इसको मैं सिंपल ही कर रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है या बेटे क्या बन सकता है आपके पास? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो दो तरह के ही बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है आपके पास? स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है बेटे? ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, ये भी आप बात याद रखेंगे। और इसमें नॉर्मली पी और पी बने हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड है ये एस में, एस में और पीएक्स में हो सकता है। और याद रखिएगा जरूरी नहीं कि पीएक्स में ही, यानी जो पहले होगा उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो सिग्मा होगी, चाहे वो पी वाई में हो जाए, चाहे वो पीजी में हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरी बात करने का मकसद क्या है वो जरा सुन लें। तो मैं इसको नॉर्मली पीएक्स पीवाई लिखने की फेवर में नहीं होता, तो मैं इसको जस्ट पी और पी लिख देता हूं, और यहां पर साइड वाइज ओवरलैप होगा पी का, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जी हो, व्हाटएवर जो भी है। देखें, अगर मैं एग्जांपल कोड करूं, F2 है फॉर एग्जांपल, तो F में अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 9 है, -2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 2 1 2 1। देखें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किससे बनेगा? 2pz से बनेगा। तो इट मींस यहाँ px लिखना जो है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए जस्ट मैंने pp लिख दिया और ये भी pp। अंडरस्टूड है कि अगर ये px है तो फिर ये py और pz ही होंगे। ठीक है बेटे, तो ये बात आपने याद रखनी। अब यहाँ देखें, s से भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, sp से भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और pp से भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें सुन लें। इसमें पहला पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग का होना जरूरी है। अगर ओवरलैपिंग होगी, किसकी ओवरलैपिंग? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो उससे आपके पास बॉन्ड बनेगा, विच में भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसकी डायरेक्शन। बेटे अगर वो डायरेक्शन हेड टू हेड है तो सिग्मा बन रहा है, और अगर वो बेटे पैरेलल है तो फिर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। आप ये भी बातें याद रखेंगे। सर एक नोट याद रख लें जी। सर हम हेड टू हेड को एंड टू एंड कह सकते हैं? एंड टू एंड कह लें, ग्रेटर का
overlapping greater will be the, हाँ जी क्या होगा, strength of bond। अच्छा जी, अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, बताइएगा SS है, SP है, PP है और डेल्टा ऑप्शन है, all have same strength। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर लेते हैं, which one is stronger sigma bond? जी, which one is stronger? Charlie. Alpha. जी, बाकी पार्टिसिपेट कीजिएगा। Sir, Charlie. सर पीपी। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बेटे चार्ली होगा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा पॉसिबल है एज कंपेयर ऑफ एस। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट समझते हैं कि हमेशा पढ़ते भी ऐसे आते हैं कि एस एस का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि चार्ली ऑप्शन पी पी का जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। सर आपने जो 1 और 2 पॉइंट्स लिखे उसमें 1 ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? 1 का मतलब ओवरलैपिंग होना जरूरी है ना, हाफ ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो ही काम शुरू होगा ना। और फिर ओवरलैपिंग की डायरेक्शन, अगर वो हेड टू हेड है तो सिग्मा, पैरेलल है तो पाई। ये बात समझ नहीं आई सर, आपने क्या क्या ओवरलैपिंग क्या बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरी है? देखो ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा ना। अच्छा, मेरे को समझ नहीं थी कि लिखा क्या है आपने। जी हो रही है बेटा, क्वेश्चन करेंगे। सर ये HH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या C2 बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? क्या सर जो H2 में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा या फिर मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी C2 में, या फिर जो CC बॉन्ड होता है वो? अभी ठहरे, बॉन्ड एनर्जी सर ये मुझे SS की वजह से कंफ्यूजन है, क्योंकि H2 बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो SS की ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू C2। तो फिर यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो SS बॉन्ड की ज्यादा होनी चाहिए ना। मैं तो अभी वो आपको बॉन्ड एनर्जी पढ़ाऊंगा। बॉन्ड एनर्जी में बहुत बड़ा टेबल दिया हुआ है, उसमें हम साइज की बेस पर भी बातें करते हैं, ठीक है? जैसे H है, C है। SS वाली और PP वाली बात नहीं समझ रही मुझे कि PP बॉन्ड जो ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आपने क्वेश्चन क्या किया है? सर H2 में जो बॉन्ड एंगल बनता है, बॉन्ड बनता है, वो SS ओवरलैप से बनता है ना? ठीक है, तो सर वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड के, जो कि PP ओवरलैप से बन रहा होता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब ये तो देखें, यहाँ पे सर अल्फा आना चाहिए। ओके, अब उसमें साइज मैटर करता है बेटे। जब मैं आपको बॉन्ड एनर्जी पढ़ाऊंगा मैं उसके फैक्टर लिखूंगा, उनमें साइज भी मैटर कर रहा होता है, ठीक है? यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं की गई कि P वाला कौन सा है, S वाला कौन सा है। तो जब साइज की बात करेंगे तो फिर वहां पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 436 है, कार्बन की 100 समथिंग में आती है, तो वो आपकी बात उस केस में ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में ठीक है, ठीक है? और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें PP ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, आपने फ्लोरीन की क्या एग्जांपल दी, क्या समझाया आपने इसमें? क्या आपने फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन की क्या समझाया है समझ में? वो फ्लोरीन की जी मैंने बोला कि बेटे जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो 2PZ से भी बन सकता है। कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं PX, तो जरूरी नहीं कि सिग्मा बॉन्ड PX में बने, वो PY में भी बन सकता है, PZ में भी बन सकता है, ठीक है? ओके। अच्छा, ये नेक्स्ट देखिए मेरा बेटे, यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये DBT वाला, ये जितना मैंने पार्ट लिखा हुआ है, कैन यू इमेजिन कि इसके अंदर से तकरीबन कुछ 10 से लेकर 12 दफा पास पेपर्स के अंदर से MCQs आ चुके हैं, ठीक है? सिर्फ इसी के अंदर से कि SS के ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड से कौन सा बॉन्ड बनेगा, PP से कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, ये भी ऑप्शन याद रखनी है। अगर आपसे कहे इफ PP ओवरलैप टेक प्लेस देन द बॉन्ड इज, कौन सा होगा? सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। अगर वो वर्ड यूज कर ले कि पहले कौन सा बनेगा, सिग्मा हमेशा पाई बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपने देखने हैं। अच्छा बेटे, जैसे मैंने लिखा N2O2
C2H2 या ये मैंने कंपाउंड लिखा, ऐसे मल्टीपल कंपाउंड्स हैं। आपने यहाँ पर ये बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। जी आयशा बेटे करें क्वेश्चन। Sir, how do the p orbitals make a sigma bond? Won't they have like parallel ये देखें सिग्मा बॉन्ड फॉर एग्जांपल ये px py pz है फॉर एग्जांपल, तो बेटे एक जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप कर सकता है, रिमेनिंग देखें वो पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पैरेलल ओवरलैप नॉट हेड टू हेड, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे वो px हो py pz व्हाटएवर जो भी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि वो अलोंग ऑन द एक्सिस और हेड ऑन कोलिजन से एंड टू एंड ओवरलैपिंग से आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग टू होंगे वो आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा बेटे इसमें आपने क्या बताना था, इसमें आपने ये बताना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और इसमें आपने बताना है पाई बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक और बात, ये अभी जैसे हो गया बेटे आप क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। जी हुरिया यहाँ पर ही है, yes, आप मुझे जी शाबाश बेटे, क्या सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड होता है हर केस के अंदर? हाँ जी नहीं, एमओटी के अंदर देखिएगा जहां पर रिपल्शन वाला केस पढ़ते हैं आप, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है एस और पी की, तो वो जंप करके ऊपर मूव कर जाता है, वहां सिग्मा बॉन्ड पहले नहीं बनता, पहले पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो वेरिएशंस और यू नो कि केमिस्ट्री के अंदर बेटा इस तरह की काफी एबनॉर्मलिटीज हैं, और लेकिन हम जो जनरल बात करते हैं वो बात करते हैं 90 to 95% बेस पर, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, लेकिन हर केस में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर नहीं होता। तो इससे रिलेटेड काफी लंबी डिबेट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम है तो कोशिश करते हैं कि हम जो नॉर्मल हमारी जो एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं उसी को डिस्कस करें, ठीक है। सर जी बेटे, सर आपने लिखा कि ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी तो स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, तो ओवरलैपिंग कौन सी होनी चाहिए, हेड टू हेड या फिर पैरेलल? हेड टू हेड तो कंफर्म विन कर गया ना, सिग्मा बॉन्ड तो पहले विन कर गया। सिग्मा बॉन्ड में अब ओवरलैपिंग किसकी स्ट्रॉन्गर है, एस 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 पी या बीपी, उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू बना के आपको बताया, 4 ही ऑप्शन करेक्ट हो। अच्छा ओके, अच्छा देखिए एक और बात सुने, फिर हमारे पास 2 मिनट है तो टाइम फिर ऑफ हो जाएगा बेटे। ये जरा देखिएगा, नंबर ऑफ एनपी मीन लॉन्ग प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर आपको ये पता लग जाए किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों का सम 2 के इक्वल आता है, 3 हो सकता है, 4 में 2 केसेस हो सकते हैं, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। इनका सम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, इसकी भी काफी टाइप्स होती है लेकिन हमने इतना ही पढ़ना है। अगर तो इसका सम 2 आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3 भी पॉसिबल है और dsp2 भी पॉसिबल है, और अगर बेटे 5 आएगा तो dsp3, और अगर 6 आएगा तो d2sp3। ये दिन की हाइब्रिडाइजेशन को हम याद रखेंगे, इसको बोलते हैं स्टैटिक नंबर फार्मूला। ये छोटा सा ट्रिक है जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की निकाल सकते हैं। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको अभी जस्ट इस लेक्चर में। सुन सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये sp3 है या फिर d2sp ये dsp3 है? बताता हूं, ये हो जाएगा लीनियर, ये हो जाएगा आपके पास ट्राइगोनल, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ये हो जाएगा आपके पास ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, और ये हो जाएगा बेटे ऑक्टाहेड्रल। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि टेट्राहेड्रल कब होगा और dsp2 यानी स्क्वायर प्लेनर कब होगा? छोटा सा ट्रिक याद रखें, कोनिको, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इनके कॉम्प्लेक्सेस में अगर सम 4 आ जाए तो dsp2 होगा,
इसके अलावा बाकी तमाम टेट्राहेड्रल होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं MnCl4 की ज्योमेट्री क्या होगी, सॉरी ज्योमेट्री कहने चले या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो बेटा मैंगनीज ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 0 ऑर्बिटल होगा तो 4 होगा, तो ये sp3 में जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और तो साइड में जो आपने सवाल लिखे वो आप नहीं करवाएंगे, जो N2O2 सिग्मा 5 बॉन्ड वाले, ये खुद ये खुद ही करना है, खुद ही करना है। N2 में देख लें, सिंपल है बेटे, करें नहीं समझ एक सिग्मा 2 पाई। हाँ सर ये कोबाल्ट निकल वाला पॉइंट एक बार बता दें। कौन से वाला? कोबाल्ट, निकल और कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम याद रखते हैं जब भी सम 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। इसके अलावा बाकी तमाम के लिए हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कंसीडर करते हैं, यानी sp3। ओके बेटे। सर सर डी sp2 का डिफरेंस और sp2d का डिफरेंस भी जरा बता दें। ये देखिए यार, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। और इसमें जो यहां लिख रहा हूं कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये तीनों इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है बेटे। सर वो तो समझ आ गई है, लेकिन बाद जगह ना sp2d लिखा होता है या फिर d sp2, तो अगर d पहले हो या वो दोनों एक ही बात होते हैं। हाँ, लेकिन सर फर्क होता है, आपके लिए जरूरी नहीं है बेटा, वो आउटर और इनर का चक्कर होता है। ठीक है, वो 3d और 4d इस टाइप का फर्क आ जाता है। इसमें बहुत कुछ होता है सर जिस तरह अगर हम कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखते हैं, डायमैग्नेटिक होता है तो वो d2 sp3 होता है, और जब पैरामैग्नेटिक होता है तो sp3 d2 होता है। तो इस टाइप का फर्क नहीं, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ना इसमें बहुत काफी एक्सटेंड तक ये चीजें मौजूद है। अगर आप इस पे पढ़े रहेंगे तो वो पहली बात वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, कि कब डी इनर फिल होगा, कब डी आउटर फिल होगा, ये ना जैसे आपने अभी वर्ड यूज किया पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी बेस पर इनकी पेयरिंग पॉसिबल होती है कि डी को पेयर अप कर देते हैं या डी को हाफ फिट कर देते हैं। पेयर अप हो जाएगा तो अनपेयर हो जाएगा, हाफ फिट रहेगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है बेटे कि डी आउटर है इनर है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो हायर क्लासेस के अंदर या जिसने आगा का टेस्ट देना होता है हम उस बच्चों को बातें बताते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी सर मेरे कहने का मतलब ये था ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं करेगा ना, जो अगर d2 sp2 है या sp2 d2 है तो इसमें d कौन सा है, d में वहाँ पे 3 और 4 वो फर्क तो आएगा ना। तो मैं ये इस वजह से कह रही हूँ। हमारा तो काम ज्योमेट्रीज है ना, चाहे sp2d हो या d sp2 हो, स्केलर प्लानरी होगा। ठीक है, ठीक है सर। उसकी बेस पर आगे जो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलर है, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है, वो तो पढ़ना ही नहीं हमने। ठीक है, अच्छा जी, तो इनके साथ में एंगल्स भी मौजूद हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यहीं से आगे उसमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, डायपोल मोमेंट आपने एमसीक्यू सीखा है C2H2, फिर इसमें मतलब सिग्मा बॉन्ड है जो ओवरऑल है एक कार्बन एटम। सुमैया बेटे आवाज ठीक नहीं आ रही, दोबारा बोलें। सर जो आपने मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन लिखे हुए हैं सर, मतलब ये एक कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड है या ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड करते ये वाली बात कर रहे हैं? नो सर, इससे नीचे थर्ड ऑप्शन ये यस सर। मैंने कहा सब में आप निकालें कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। सर टोटल निकालने हैं, टोटल निकालें, इसमें भी निकालें, इसमें निकालें, कोई 10 एग्जांपल खुद लिखकर उसको सॉल्व कर लें। तो ऑप्शन डी में 8 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें सर, डी ऑप्शन में 8 3 क्वेश्चन फिर पैसे पूछ रहे, टाइम कम है, मैं कह रहा हूं खुद करें। 3 और 1 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है Sir, when's the other class with you? You said that we have 2 classes today. हाँ, अभी एक मेरी क्लास है, उसके बाद फिर यहाँ पर तुम्हारा आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब 320 पे आई थिंक सो हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, डायपोल मोमेंट एंड चैप्टर नंबर 6 की प्रैक्टिस करेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।